तो हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। ठीक है, और आज का वीडियो जो है हमारा वो हिंदी वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला दोनों को मिला जुला करके होने वाला है। और इसमें जो है वर्णों के उच्चारण स्थान को हम बताने जा रहे हैं। हालांकि जो है हिंदी वर्णमाला की जहाँ तक बात करते हैं तो सूत्र को हटा करके विद्वान बताते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हिंदी की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से ही हुई है। तो इसलिए अगर हम जहाँ पे हमें सुविधा लगे, जहाँ पे हमें सरलता लगे और याद करने में आसानी हो, तो हमें उस संस्कृत की पद्धति को अपना लेनी चाहिए। और उसी पद्धति पे आज हम जो है हिंदी वर्णमाला के और संस्कृत वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं एक या दो प्रश्न इस पोर्शन से निश्चित रूप से आता है। तो अगर आपका आज का क्लास आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है और कहीं न कहीं आपको एक या दो प्रश्न का फ़ायदा निश्चित रूप से यहाँ से होने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है पूरे तन मन से जो है पूरे ध्यान से जो है इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने चित्र बनाया हुआ है। ये किसी जो है ह्यूमन बॉडी है, किसी मानव का चित्र है। और मानव के कहीं न कहीं गले से ऊपर तक का जो पोर्शन है उसके बारे में दिखाया गया है, इसमें इंडिकेट किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं ये नाक है, ठीक है। और नाक के ऊपर जो है एक जो छिद्र होता है, जो श्वसन वाला यहाँ से कनेक्टेड होता है मुंह से, वो नासिका हो गया। तो हमने यहाँ दिखाया है कि नासिका, और जिसके वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया कि नासिक के वर्ण, जो नासिक के वर्ण हैं वो इसी नासिका से ही जो है उच्चरित होते हैं। जिसमें जो है इसका सूत्र है ये मंगणना नाम नासिकानुसारस्य, यानी अंगा ञ रा और ना म, यानी जितने भी पंचमाक्षर हैं जो है इसके साथ ही साथ जो अंग है आपका अनुस्वार, इस सबका उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका को हमने देख लिया। फिर उसके बाद हम आइए चर्चा करते हैं कि जो है ये कंठ के बारे में। तो शुरुआत जो होती है वो कंठ से ही होती है, क्योंकि आवाज़ जो हमारी निकली है वो कंठ से ही निकली है। और जो है आप देखेंगे कि जो कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियों के बारे में अगर हम चर्चा करें, जिसमें जो है स्वर और व्यंजन दोनों को लिया जा रहा है, तो कंठ वर्ण के अंतर्गत वे वर्ण आते हैं जो कंठ से उच्चरित होते हैं, यानी जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है वो कंठ वर्ण कहलाते हैं। और इसके लिए एक सूत्र है संस्कृत का, अकु है विसर्जनीय नाम कंठा, यानी अकु का तात्पर्य यहाँ पे आ का तात्पर्य जो है हर्ष और दीर्घ आ से है, आ और कु का तात्पर्य का वर्ग से है, जिसके अंदर का खा गा अंगा आते हैं। और इसके साथ ही साथ हा का तात्पर्य हा से है। और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग से है, विसर्ग जिसे आ की तरह ही हकार की ध्वनि निकलती है, तो विसर्ग यानी छोटा आ बड़ा, यानी आ और का खा गा अंगा तथा हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, और इसीलिए इसे जो है कंठ वर्ण कहते हैं। आइए हम प्रैक्टिकली रूप से आपको दिखा देते हैं। आप लोग मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे, ठीक है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, आ का खा गा घा अंगा, हा अह। आपने देखा होगा कि आप जब बोल रहे हैं, अगर आपने मन से बोला होगा और अपनी सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित किया होगा, तो देखा होगा कि ये सारे वर्ण कहाँ से उच्चरित हो रहे हैं, कंठ से। जब कंठ से उच्चरित हो रहे हैं तो कंठ हुए कि नहीं हुए। तो अगर आपको सूत्र ना भी याद हो और परीक्षा में आ जाए, तो आप उसको उच्चारण करते हुए, जैसे आपका दे दिया कि है का उच्चारण स्थान है, ठीक है, कंठ दे दिया, तालु दे दिया, मूर्धन्य दे दिया, दंत दे दिया, तो आप उच्चारित करिए। हा को बोलिए हा,
हाँ, जब हा बोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ध्वनि निकल रही वो कंठ से निकल रही। इस तरीके से आ, तो आप देख रहे हैं आपकी जेवा इस तरीके से कहीं उस तरह टकरा फकरा नहीं रही है, बल्कि क्या हो रहा है, इसी कंठ से हवा जेवा को स्पर्श करते हुए मुंह से बाहर निकल आ रही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली तौर पे, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे करने के लिए आपको थोड़ा सा शांत चित्त होना पड़ेगा, और उतनी शांत चित्तता जो है शायद आप लोगों के अंदर नहीं है। एक योगी व्यक्ति जो प्रतिदिन जो है योगा करता हो, योगासन करता हो, वो इन वर्णों को जो है शायद अपनी फीलिंग्स से अच्छे से जान पाएगा। क्योंकि आम स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं अगर सूत्र याद कर ले तो उसके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो विधियाँ दोनों हैं, एक उच्चारण करके, दूसरा सूत्र का प्रयोग करके, और तीसरा एक और विधि है कि जो है आप रट जाइए। ठीक है, तो उसका तो कोई शानी नहीं है, रटने का कोई वो भी नहीं है। आपका चिप जो है वो कितने रैम का है, कितने जीबी का है, वो आपके ऊपर है। लेकिन सिंपल फार्मूला आपके लिए आपको विसर्जनीय नाम कंठा है, और इस तोड़ देंगे तो सारा सब निकल आएगा। अब आगे चलते हैं। कंठ के बाद हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ खा लेते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए घोष की मिठाई कल खाए थे ना, घोष वड़ कौन कौन से थे? 345 रुपया किलो वाले। हमने कल एक बताया कि इलाहाबाद के टेम्पू स्टैंड पे गोविंदपुर के घोष की दुकान है, और घोष की मिठाई बड़ी महंगी मिलती है, 345 रुपया केजी। तो 345 रुपया केजी वाली मिठाई आपने नहीं खाया, बल्कि आप कहें पैसा बचाने के चक्कर में सस्ता वाली बगल में चले गए, मौलिया के यहाँ खा लिए सस्ता वाली मिठाई। अब वो क्या हुआ कि 12 रुपया वाली, अब क्या हुआ कि उल्टी डकार शुरू हो गया। अब जब उल्टी डकार शुरू हुआ तो सबसे पहले कहाँ आया? कंठ पे आया। कंठ से फिर कहाँ आया? कहाँ आ गया? आपका तालु पे आ गया, आगे टकराया तालु पे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अब कंठ से निकला फिर तालु पे आया, और तालु पे जब आपका टकरा रहा है तो टकराने के बाद फिर कौन कौन सा वर्ण निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके लिए एक फार्मूला ईजाद किया गया संस्कृत में, ईचु यसानम तालु। ठीक है, ई का मतलब ई, और उसके बाद चू का मतलब चावल, चा छ झा इया। फिर उसके बाद जो है या, और उसके बाद ये बड़ा सा जिसे हम कहते हैं सलजम वाला सा, सीला वाला सा, जो भी कह लीजिए, जैसे भी आप याद कर सके। ठीक है, तो एक गाना भी आया था ना, फिलहाल हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीला वाला सा या सलजम वाला सा, तो इससे जोड़ करके दिमाग में रख दीजिए कि वो तालु पे बैठा हुआ है। सलजम कहाँ बैठा है? तालु पे बैठा हुआ है, और सीला जो है तालु से गा रही है। ठीक है, तालु पे डांस करा दो भैया, सीला के तालु पे डांस कर दो। तो फिलहाल जैसे भी दिमाग में हो ये फीड होना चाहिए। एक बार मैंने 2009 में टीजीटी की परीक्षा में सा करते करते और गलत कर गया था। ठीक है, तो उसके लिए दिमाग में आया किसी जो है सलजम को हम कहाँ रख दिए हैं? तालु पे। तो ऐसे भी हो सकता है। तो सा का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, तो इचु यसा नाम तालु, ये फार्मूला ये कहता है कि ई चावल, ठीक है, जिसमें चा छ झा या तथा सा का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब तालु है इनका उच्चारण स्थान, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। प्रश्न दो तरीके से पूछा जाएगा। पूछ लेगा श का उच्चारण स्थान कहाँ है? ठीक, क्या है? तो आपका उत्तर दिया होगा कि दंत है, कि मूर्धा है, कि तालु है, कि जो है कंठ है, ऐसे करके दे दिया 4। तो अक्सर आप क्या करेंगे कि मूर्धा और तालु में गड़बड़ाने लगते हैं, तो वो सलजम को तालु पे या सीला को तालु पे नचा के आप इसको सही कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूले को याद करके सही कर सकते हैं। आइए अब हम इसको उच्चारण करके भी देख लें। इचु यसा नाम तालु, ई चा छ
ज झ इय या शा। अब आप देख रहे हैं कि जो वर्ण बोल रहे हैं वो जा करके जो है कहाँ, जीभ कहाँ स्थिर हो जाएगी, शा, तालु पे स्थिर हो जा रही। जैसा कि हमने बताया कि आपका जो तालु जो है वो दो तरह का होता है, कोमल तालु और एक कठोर तालु। तो ये कठोर तालु पे जा रही है, कठोर तालु पे जा रही है। ये सब कैसे हैं, तालव्य वर्ण हो गए। क्लियर। अब आगे चलते हैं, जो है आगे जब हम उल्टी किए तो ताल पे टकराई, ताल के बाद फिर कहाँ आ रही, उल्टी वाला हमको लगता है सबको जो है फीलिंग अच्छी नहीं हो रही होगी, लेकिन समझने के लिए भी एक तरीका, 3 मेथड बता रहा हूँ। अब जितना जो पात्र हो, जितनी जिसके अंदर क्षमता हो समझे, चाहे उल्टी वाला मेथड समझ ले, चाहे पलटी वाला मेथड समझ ले, चाहे जो भी, मतलब याद करने का तरीका। तो अब हम देख रहे हैं टकराई कहाँ पे, टकराई कहाँ पे, ताल के बाद कहाँ टकरा रही है, और थोड़ा ऊपर आई और मूर्धा पे टकराई। यानी ताल और वर्त के बीच का जो पोर्शन है वो मूर्धा वाला पोर्शन है। और जो है आप देखते हैं री, री बोलिए, री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है। उसके बाद फिर आगे आएंगे रा, रा, शा, शा, शा में सबसे सही फिट बैठा शा, शा। देखिए आप कहाँ कहाँ बैठ रही है, मूर्धा पे आके शब्द से बैठ जा रही है, जैसे सा बोल रहे हैं, मूर्धा पे आके बैठ जा रही है। इसके लिए फार्मूला मूर्धन्य वर्णों के लिए इख्तियार किया गया है, अपनाया गया है, ये निकाला गया है। ऋतु रसाराम मूर्धा। तो आप देखेंगे री, फिर टावर, टावर में टा, ठा, डा, ढा, रा, और रा तथा श का उच्चारण स्थान मूर्धा। ठीक, क्लियर हुआ ना। उच्चारण करके हमने दिखा भी दिया, तो उच्चारण करके भी दिखा दे रहे हैं, सूत्र से भी बता दे रहे हैं, और एक वोमिटिंग वाली पद्धति भी अपना सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो तीनों पद्धति देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके ताल से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ हैं उसको क्या कहेंगे, तो जो मूर्धा से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ हैं उसको क्या कहेंगे, मूर्धन्य कहेंगे। ठीक है, तो मूर्धन्य कहेंगे। और मूर्धन्य सा को याद करने का एक ट्रिक है कि जो है जिस सा का पेट फाड़ा हुआ हो, ठीक है, मुरेरा गया हो, ज़्यादा मुरेरा गया है ना, वो मूर्धन्य सा है। मुरेरा गया सा कौन सा है, जिसे आप लोग षटकोण वाला सा भी कहते हैं ना, खटकोण कुछ लोग कहते हैं षटकोण। तो ये सा, बाकी रा न भूले, ठीक है, रा न भूले, ठीक है। तो रा से किसी को कहते राम, ठीक है, रणजीत, या जो भी आप कहते मूर्धन्य विद्वान, ठीक है, वही कह दीजिए, अच्छी बात, मैं खुश हो जाऊँगा। हालांकि मैं हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए बनने में क्या बुराई है, ठीक है जी। तो जैसे बता दें, आदमी सुंदर नहीं रहता, लेकिन कुछ देर के लिए सुंदर बन जाता है, और सबकी निगाहें उसी टिकी होती। किस दिन, शादी वाले दिन सबसे सुंदर कौन लगता है, दूल्हा और दुल्हन, ठीक है। बाकी कितने स्मार्ट स्मार्ट बराती हैं, सबकी निगाहें किस पे होती है। थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मूर्धन्य विद्वान बनी जाऊँ, ठीक है। तो रणजीत मूर्धन्य विद्वान है, ठीक है। तो रा को नहीं भूलेंगे, रा से जो शुरू हो रहा है, ठीक है, या रा, राम मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब एक होता है अग्रणी, अग्रणी मूर्धन्य ना, विद्वानों में मूर्धन्य अग्रणी जो जबान पे रहते हैं, ठीक है। तो जो है मूर्धन्य हो गया रा और सा, यानी सा को मरुड़ा गया है। ये दो तरीका, बाकी आप तो ये सूत्र याद करेंगे तो उससे पा जाएंगे, या री को बोल के देख लेंगे तभी पा जाएंगे। तो जो भी मूर्धन्य वर्ण है वो जो मूर्धन्य, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, यानी हमारी जीवा मूर्धा पे स्पर्श करती है, वो मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न पड़ेगा वो इस तरीके से बनेगा, रा है,
मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण, तालव्य वर्ण, ओष्ठ वर्ण। मूर्धन्य वर्ण या ऐसे बना देगा, रा का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ताल, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। क्लियर? तो दो तरीके से प्रश्न पूछता है, या तो पूछ लेगा कैसा वर्ण है, मूर्धन्य है, तालव्य है, क्या है, या इसका उच्चारण स्थान पूछ लेगा। तो ये मामला क्लियर हो गया। मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। आगे चलते हैं ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण, दंत्य वर्ण। ठीक है, अब हम वोमिटिंग कर रहे हैं, तो वोमिटिंग करने के बाद मूर्धा के बाद फिर अगला जो ठोकर लगता है सीधे दांत में आता है। अब दांत में जब आता है तो फिर ओठ में लपेट उठता है, और फिर दांत ओठ में लपेट उठता है, और फिर उसके बाद जो बचा रहता है वो गले से फिर क्या होता है, वापस चला जाता है, हिच पिच करके कंठतालव पे हो जाता है, कंठोष्ठ हो जाता है, और उसके बाद अंत में जो भिचकी आती है तेजी से वो नाक की तरफ आती है, तो नासिक हो गया। तो ये वोमिटिंग वाली पद्धति भी अपना सकते हैं। और कौन सी मिठाई खाई थी? अघोष वाली। ठीक है, अघोष वाली। ठीक है, तो अघोष भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। अघोष तो अपने आप याद हो गया जब अघोष हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, तो आगे चलते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि जो है दंत्य वर्ण पे जो दांत से यानी जिसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा हमारे दांत को स्पर्श करती है वो दंत्य वर्ण कहलाते हैं। और दंत्य वर्ण के लिए फार्मूला याद किया गया है, लृ तु लसा नाम दंता। लृ का मतलब होता है वो संस्कृत का लृ वर्ण, तव धन लिकारा, तव लिकारा वाला आप बहुत कम इसको पाएंगे। ये कहीं न कहीं जो है हमारे अवशेषी अंगों की तरह लुप्त प्राय हो गया है। ठीक है, अब ऐसा मिलता नहीं। तवल्लिकार एक आध शब्द और है जहाँ मिल जाता, बस ये लुप्त प्राय स्थिति में है। ठीक है, कुछ दिन में हमारे आने वाली जनरेशन ली को जानेगी ही नहीं, जैसे हम लोग बड़ी री को नहीं जानते। ठीक है, हम लोग जैसे बड़ी री को नहीं जानते, उसे आने वाली हमारी नस्लें जो हैं शायद ली को भूल ही जाए। तो फिलहाल अभी तो हम लोग तो याद ही रखेंगे। तो लृ और ता वर्ण, ता में ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, तथा ला और सा का उच्चारण स्थान ठीक है क्या है, दंत है। ठीक है, अब अभी फार्मूला और अच्छा बता देंगे, जो भूलते हैं वो नहीं भूलेगा, वो जानकर हम कहाँ कहाँ बोलते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण था दंत है। तो लृ का तो मान लीजिए कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए, जाने दीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है, घर के पुरनिया की तरह हो गया है। बेचारा एक कोने में पड़ा रहता है और टाइम टाइम पे खाना पीना पाता रहता है। लेकिन जो युवा वर्ग है, जो सबसे ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, वो जो है ये ता वाले कर रहे हैं, ये बच्चा लोग हैं। और जो सबसे ज़्यादा युवा वर्ग हैं, जिनके ऊपर चारों मदार है, जो पति पत्नी की भूमिका में आ गए, वो जो है वो आपके ला और सा है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। एक्चुअली ला के लिए, ठीक है, ला के लिए एक दिमाग में रख लीजिएगा कि नायिका ने लाली लगाई, नायिकाएँ अक्सर लाली लगाया करती हैं। ठीक है, तो अब नायिकाओं के भेद में बाद में बताऊंगा। ठीक है, वासक सज्जा नायिका जो होती है वो ज़्यादा लिपा पोती लाली वाली करती है। तो नायिका ने लाली लगाई, ठीक है, और वो लाली कहाँ लग गई, दांत में लग गई। ज़्यादा लगा लेते दांत में लग जाता है। ठीक है, नायिका ने नाली लगाई और कहाँ लग गई, दांत में। ठीक है, तो ला, ठीक है, ला कहाँ है, दंत वर्ण। ठीक है, या फिर ये कह दें कि मजनू जो है लैला को ना पा सका तो लैला के लिए दांत पीसता है। ठीक है, दांत पीसता। आजकल के मजनू किसी टाइप के होते हैं, पहले वाले नहीं होते। कहते चलो ठीक है, तू मेरी ना हो सकी तो किसी और की सही ना। कैसे कैसे गाना बना है, किसी और से मिलने के बहाने आ जाए ना। कोई बात नहीं, फिलहाल ला जो है, ला का दंत से जोड़ने का एक ट्रिक हमने आपको बताया। नायिका ने लाली लगाई और वो उसके दांत लाल हो गए। ठीक है, सा। अब सा, ठीक है, लाल दांत वाली नायिका, ठीक है, क्या पहने हुई थी, साड़ी पहनी हुई या साल ओढ़े हुई थी।
ठीक है। हाँ, लाल दांत वाली वो जो है नायिका, जो लाली लगा के लाल हो गया था दांत, वो क्या हो रही थी, ठंडी के दिन है साल हो रही थी, तो सा भी नहीं बोलना चाहिए। और सा कौन सा, दर्द। अब उच्चारण करके देख लेते हैं कि लिरी दांत से स्पर्श कर रहा ना, लिरी, उसके बाद ता आके बैठ जा रहा है, ता, था, दा, धा, ना, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे ला, जीवा वहीं जाके रुक जाती है, फिर सा, कौन वाला सा, सपेरा वाला सा, सांप वाला ठा, साजन वाला सा, ठीक है। तो साजन वाले सा, ये साजन को एक और फार्मूला भी आ गया, साजन को लोग बहुत दाल पीसते हैं, ठीक है। तो साजन को क्या करते हैं, ये नायिका जो लाली लगाई है इसको दांत पीसती है साजन को, तो साजन भी भूलेगा क्या, अब तो नहीं भूलना चाहिए। और खास तौर से शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनको अगर साफ भूल जाए तो जान लीजिए अच्छा में अपराध है, ठीक है। उनको सा न भूलने पाए, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है कहीं न कहीं चिंटुआ के पापा को दिन में एक बार जरूर चिकोटी काट दिया करती है, बेचारा आहत हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो सब भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है सा के बाद ओष्ठ वर्ण की बात करते हैं। अब जो हमने गोमतीम किया था, अब दांत के बाद ओठ में लपेट लिया गया, अब रुमाल निकालेंगे पीछे ना। ओष्ठ वर्ण का क्या खासियत है, उपपद मियां नाम, लीपा पोती मियां नाम, ठीक है, यानी उपपद मियां नाम ओष्ठम, यानी जितना जो लीपा पोती हुआ हो वो सब ओष्ठ से है, ठीक है। ऊ, ठीक है, बार बार हो रहा है, ऊ, पा, पानी मांगेंगे फिर से, जब लिख दिया गया क्या मांगेंगे, पानी मांगेंगे ना। पा, फा, बा, अब पूछ रहे हैं कि और बा, भर के लाओ जगह, कम है पानी, मत लाओ, ठीक है। का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। तो इस तरीके से उपपद मियां नाम ओष्ठ, जो कि ये संस्कृत का लुप्त प्राय हो गया है, तो ओष्ठ उच्चारण स्थान है, तो शायद आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऊ में भी ऐसे बना है, ये भी है, ठीक है, तो इसका भी लगा सकते हैं, बाकी पा वर्ग कर सकते हैं। तो देख लीजिए ऊ, हमारे दोनों ओठ क्या हो जा रहे हैं, हाँ, दोनों ओठ क्या कर रहे हैं, टच हो जा रहे हैं। जब हमारा ओठ एक दूसरे ओठ को टच करता है तो वो जो वर्ण ध्वनित होता है या वो जो ध्वनि निकलती है ओष्ठ वर्ण होती है। ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, इस तरीके से जो है ये इसका उच्चारण स्थान ओठ है। अगर ये लाली जो लगाए हैं दांत में तब नहीं लगेगी जब जो है ओठ में ऐसे कर लिया जाए, ओठ वर्ण को बोल लिया जाए, यानी ओठ वर्ण को इस्तेमाल कर लीजिए तो शायद ये जो है दांत में न लगने पाए। तो इसका एक फार्मूला है, ठीक है, पा वाले, ठीक है। अब एक और शब्द हम निकालना चाह रहे थे, ठीक है, एक और शब्द निकाला था लेकिन क्लास के लिए शोभा नहीं देता, ठीक है। वो भी चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ अख्तियार कर लिया जाए, पा से होता है तो भी शायद दांत में न लगे, समझने वाले समझ गए होंगे, जो न समझे वो कोशिश करेंगे, ठीक है। साइलेंट बिना कहे बहुत कुछ कह दिया गया, तो ये काम है, ठीक है, ये भी नहीं लगने देगा। तो ये पा का भी मतलब इसका काम जो है कहाँ से होता है, ओष्ठ से। तो पा को क्या भूल पाएंगे क्या, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पा जो है वो ओष्ठ से है, और फा, ठीक है, फा और बा, भा, मा, ठीक है, ये सब उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आगे चलते हैं, फिर हम दंतोष्ठ की बात करते हैं। अब चूंकि लिपापोती हो गई है, अब दांत में भी लगा है, ओठ में भी लगा, दोनों से उच्चरित हो रहा है, तो वाह बार बार हो रहा है,
तो जो आपके दांत और मुंह में लगा उसके कारण आप पता लगा जो पानी लेके आया बेटा वो भी वाह वाह कर। तो वकारस्य दंतोष्ठो, वकारस्य दंतोष्ठो, वकार जिसको आ रहा है वो भी वो आपके दांत और ओठ को देख करके जो है गोमती उसको भी होने लगती है। तो वकारस्य दंतोष्ठो मात्र एक ठो है, एक ही आदमी पानी लेके आया, ठीक है, उसी को हो रहा है। तो वकारस्य दंतोष्ठो क्या भूलेंगे क्या? ठीक है, हाँ, तो वकार याद करिएगा, वकारस्य दंतोष्ठो यानी वाह का उच्चारण स्थान, दंत का उच्च है, ठीक है। वाह बोलिए, वाह 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 वाह। पहले जिह्वा जो है वो क्या करती है, दांत को टच करती है, फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को टच करता है। वाह वाह, जिह्वा दांत को टच कर रही है, खासतौर से नीचे वाले दांत को, उसके बाद दोनों ओठ क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वकारस्य दंतोष्ठो हो गया। फिर उसके बाद कंठ तालव है, यानी कंठ से और ताल दोनों से, यानी कंठ से और किससे, ताल से, दोनों से जो वर्ण उच्चारित होता है। कंठ और ताल, कौन से ताल, कोमल ताल, ठीक है। कभी कभी इसको वर्ग से वर्ण भी कहा गया, कुछ विद्वानों ने, विजय शंकर वगैरह ने वर्ग से वर्ण भी कहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ना उसमें ना जाइए, उलझने की जरूरत नहीं है। तो ये भी ताल से है, ठीक है, लेकिन कौन से ताल से है, आगे वाले कोमल ताल से। देखिए कर लीजिए, एदय तो कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है ए, ए कहाँ बेटा, कंठ से निकला है, और ये हमारा जो जिह्वा है वो उस हवा को समेटते हुए जाके तालु पे स्पर्श हो गई, स्पर्श हो गई ना, कंठ ए आए बोल लिया करिए, बोलने में परहेज नहीं है, नहीं बोलेंगे तो आप ही के लिए समस्या रहे, हमारा क्या, तो पढ़ाई चले जाएंगे, ठीक है। ए आए ये कंठ तालु से है, और मुझे लगता है कि आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर सूत्र ना भी याद होगा तब भी आप, अक्सर सूत्र कंफ्यूजन करता है, ओ दय तो है, ए दय तो है, तो ए जिसमें है वो कंठ और तालु से है, ठीक है, कंठ और तालु से है, ए और ऐ, एक ऐसी को पकड़िएगा, ए और ऐ कहाँ से है, कंठ से और ताल से, ठीक है। ताल के बाद ए ऐ के बाद ओ अव आता है, ठीक है, और ताल के बाद जो है तब जाके ओष्ठ आता है, तो यानी बाद में वो आएगा। देखिए ये भी एक ट्रिक हो सकता है कि आपका जो कंठ और तालु है वो पहले आएगा, तो ए पहले आता है ना, ए ऐ ओ औ। अब देखिए ओ औ बाद में आया, तो ओ दय तो या ओ से पकड़ लीजिए सूत्र से, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, ओ औ नहीं कहा जाता, औ। अब देखिए ओ जब बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं जो है कंठ से आवाज़ निकलती है, और ओठ आपका बिल्कुल करीब में एकदम पहुंच जाता है, वो दोनों बंद तो नहीं होता, लेकिन जो हवा है वो दोनों ओठों को बिल्कुल घर्षण करते हुए निकलती है। ओ औ ओ औ, ये दोनों जो है क्या है, कंठ ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है, कैसा है, कंठ ओष्ठ है। वैसे भी बड़ा ठोस है, ऐसे भी जाने रहिए, ठोस है ओ, जब वो ठोस है सबसे ठोस है, बाद में आ रहा है कि सबसे सॉलिड है, तो ठोस है तो कंठोष्ठ है, ठोस है तो कंठोष्ठ है। अब आगे जो है नासिक है, नियमनना नाम नासिका अनुसार है, ठीक है। तो ये जो है नासिक वर्ण जो होते हैं वो मेरे ख्याल से यहाँ रा हो जाएगा, ये वाला रा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रा मैं एक बार देख लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे हाँ 1 मिनट में देख लेता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें एकदम क्लियर हो रहा है। नासिका का ना यहाँ के बाद क्या आएगा, इसको कंफर्म कर देते हैं। यहाँ के बाद अंगा ही आएगा, सही लिखा अंगा, फिर अड़ा, यंगण,
नाम ना ना नाम नासिक जी। देखिएगा या अंगा अड़ा फिर ना, ठीक है, फिर मंगलम नाम नासिक ना, या अड़ा वही क्रम तो आएगा जो क्रम में है। गंगा तटड़ा ये रा थोड़ा सा ये बदल जा रहा है क्रम, तो ये यानी कि महेश्वर सूत्र है। ये मंगलम वो महेश्वर सूत्र रख दिया जाएगा। ये मंगलम नासिका नुसारस, यानी कि अंगा, ठीक है, या रा न म तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक के है, ठीक है। यानी जो पंचमाक्षर है कोई पंचमाक्षर दिमाग में रख लीजिए। सूत्र मान लीजिए इधर उधर हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो भी कह लीजिए, ठीक है, बहुत दिक्कत हो। ये मैंने नाम नासिका तो मतलब बस दिमाग रखिए। काका का अंगा, चाचा चाचा कहिया, कठा डाड़ा का रा और तथा ना करना, पापा का माँ, यही पांचों दिमाग में रखिए। ये कहाँ से निकल रही है? कि नासिका और मुख से निकल रही है। तो नासिका और मुख से निकल रही है, लेकिन नासिका का ज़्यादा सब बिना मुख से तो निकलेगा ही नहीं, मुख का सहारा लेना पड़ा। लेकिन ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम करेंगे जैसे लगेगा नाक से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक पे जोर दिया जाए वो नासिक के वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इसे अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है, वो नासिक के वर्ण कहलाते हैं। तो हम देखेंगे, प्रयोग करके देखेंगे। अंगा, या, अड़ा, न, म, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने देखा अंग, जैसे अंक बोलिए, अंग, गंगा, ठीक है। मम, माँ में जो दूसरा माँ आया है वो पंचमाक्षर वाला है। तो जहाँ भी माँ आता है, ठीक है, वो जहाँ भी पंचमाक्षर आता है वो वहाँ या तो फिर वो क्या होता है, वो या तो फिर माँ वो उसी रूप में लिख दिया जाता है, या फिर उसको श्याम सुंदर दास ने कहा। जैसे क्या है, देखिए घंटा है, घंटा है ना, घंटा है या दिनांक है, समझ लीजिए घंटा है या दिनांक है। तो सही तरीका तो ये लिखने का है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पंचमाक्षर है उस पंचमाक्षर क्योंकि अनुस्वार होता है, पंचमाक्षर और अनुस्वार का उच्चारण स्थान एक ही होता है, ठीक है। वो अनुस्वार होता है यानी कि नाक और मुख से दोनों बोला जाता है, यानी नासिक के वर्ण होता है। इसीलिए उन्होंने श्याम सुंदर दास, जो कि आप जानते हैं कि बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, उस समय अपने ज़माने में बीए थे। श्याम सुंदर दास विमल बीए पास, बीए पास जैसे हम लोग लगाते नहीं, JRF, रणजीत कुमार वर्मा JRF या संतोष JRF, या कुछ लोग अभी बेचारे पॉइंट से रुक रहे हैं। तो JRF जो है उसी तरीके पहले बीए जो कर लेता था, कहते थे ग्रेजुएट है, ठीक है, ग्रेजुएट। तो बिना ग्रेजुएट वाले टाई भी नहीं लगा सकते थे, कोट भी नहीं पहन सकते थे, एक सिंबल माना जाता था। तो बड़ी डिग्री थी, फिलहाल कोई बात नहीं। तो श्याम सुंदर दास विमल बीए पास जो इन्होंने सुझाव दिया कि जो है पंचमाक्षर की जगह जो है अनुस्वार का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे घंटा की जगह घंटा लिख देते हैं, दिनांक की जगह दिना, और ये अंगा जो है इसको यहाँ कर देते हैं और का बगल में कर देते हैं, ठीक है। झंडा है, झंडा की जगह क्या कर देते हैं, झंडा कर देते हैं। इस तरह के तमाम शब्द हैं। तो ये श्याम सुंदर दास ने जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, इस चीज़ को व्याख्यायित किया था। तो मैं यहाँ पे ये भी बता दिया और ये चीज़ आपको बता दिया कि जो भी पंचमाक्षर है, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान नासिक के है, ठीक है। यमंगना नाम नासिका, यानी पंचमाक्षर
और अनुस्वार का जो है उच्चारण स्थान नासिका है। राइट। तो ये इस तरीके से वर्णों का उच्चारण स्थान जो है मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। कई वीडियो का उपयोग किया, कुछ हंसी मजाक के स्लोगन भी दिए। ठीक है, उन स्लोगनों को बस आप दिमाग में रखिएगा, परीक्षा में उपयोग करिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जय हिंद, जय हिंद।